आज हम बात करेंगे मानव के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों के बारे में, जिसमें अध्यावरणी तंत्र हैं, पाचन तंत्र हैं, श्वसन तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र हैं, परिसंचरण तंत्र हैं। इन सभी तंत्रों के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। उन लाइनों को हम यहाँ पे देखेंगे। ये चैप्टर सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट दोनों के सिलेबस में है, तो इससे जुड़े हुए जो वीडियो हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, बायो के वीडियोस। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव की त्वचा के बारे में। मानव की जो त्वचा होती है वो मीजोडर्मल कोशिकाओं और मेलेनिन नामक एक वर्णक से युक्त होती है। मीजोडर्मल कोशिका होती है, मानव की त्वचा में मीजोडर्मल कोशिकाएं होती हैं जो कि मेलेनिन युक्त वर्णक से भरी हुई होती हैं। मेलेनिन युक्त वर्णक इनके अंदर पाया जाता है। फिर बात करें मानव की जो त्वचा है उसके अंदर दो प्रमुख स्तर पाए जाते हैं। एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है डर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली परत होती है जो कि भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। एपिडर्मिस की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। इसमें रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती हैं। दूसरी होती है डर्मिस, जो कि एक्टोडर्म के अंदर होती है, अंदर की तरफ। ये मेजोडर्म से उत्पन्न होती हैं, मेजोडर्म से उत्पन्न होती हैं, एक्टोडर्म के नीचे स्थित होती हैं। इसको डर्मिस कहा जाता है, जिसके अंदर रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो उपस्थित होती हैं। रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। फिर त्वचा के अंदर पाई जाने वाली कुछ त्वचा ग्रंथियाँ होती हैं। त्वचा ग्रंथियाँ होती हैं, ये त्वचा ग्रंथियाँ जो होती है वो बहिस्रावी होती है। त्वचा ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? बहिस्रावी होती हैं। अब ये जो त्वचा ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें आती है स्वेद ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ या सीबेसियस ग्रंथियाँ, और तीसरी आती है स्तन ग्रंथि। तो स्वेद ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथि, ये 3 प्रकार की त्वचा ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर होती हैं। वैसे और भी कई प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन ये मुख्यतः 3 ग्रंथियाँ हैं, जिसमें पहली बात करें श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं वो पसीने का स्रावन करती हैं। पसीने के अंदर क्या होता है? जल होता है, कुछ खनिज लवण होते हैं, यूरिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, पसीने के अंदर जल, कुछ लवण, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और ये जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं, पसीने का स्राव करने वाली जो ग्रंथियाँ हैं, वो एक्राइन प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? एक्राइन प्रकार की होती हैं। अर्थात इनका स्राव जो है वो कोशिका झिल्ली से रिस रिस कर बाहर आता है। कोशिका झिल्ली से रिस रिस कर इनका स्राव बाहर आता है। मानव के अंदर एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। तो श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं वो एक्राइन प्रकार की भी हो सकती हैं और एपोक्राइन प्रकार की भी हो सकती हैं। एपोक्राइन प्रकार की जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं वो आँखों की पलकों के अंदर हैं, इनके अंदर पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ ज़्यादातर कहाँ होती है? हथेली के तालू और बगल में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। हथेलियों में, तालुओं में और बगल में सबसे ज़्यादा मात्रा में श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा पसीना निकलता है। ये श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करती हैं। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती हैं पसीने की सहायता से। नेक्स्ट होती है दूसरी तेल ग्रंथियाँ या सीबेसियस ग्रंथियाँ। ये तेल ग्रंथियाँ, ये सीबेसियस ग्रंथियाँ जो हैं वो बालों की जड़ों के अंदर पास पाई जाती हैं। बालों की जड़ों और पुट्टिकाओं के पास पाई जाती हैं तेल या सीबेसियस ग्रंथियाँ। ये जो तेल और सीबेसियस ग्रंथियाँ हैं वो हेलोक्राइन प्रकार की होती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ एक्राइन या एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। तेल ग्रंथियाँ जो हैं वो होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। इन ग्रंथियों से दूध के समान एक गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है, जिसे सीबम कहा जाता है। तो तेल ग्रंथियों से निकलने वाला गाढ़ा पदार्थ सीबम कहलाता है। इन ग्रंथियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण भी हो सकता है।
तो तेल ग्रंथियों के अंदर, सेबेसियस ग्रंथियों के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। उसके बाद में बात करें स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथि जो होती है वो एपोक्राइन प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर निर्भर करती हैं। इनमें दुग्ध का जो निष्कासन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। स्तन ग्रंथि का जो विकास है, निर्माण है, वो स्तन ग्रंथि की जो वृद्धि है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पर निर्भर करती हैं, जबकि दुग्ध का निष्कासन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर निर्भर करता है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जो स्तन ग्रंथियाँ होती है, स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। साधारणतया स्तन ग्रंथियाँ जो है वो किससे बनती हैं? तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। स्तन ग्रंथियाँ तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अपना मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात करें तो मानव के अंदर दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं, हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं, क्योंकि दांतों का जो आकार है वो अलग अलग होता है, विभिन्न आकार के होते हैं दांत, इसीलिए विषम दंती होता है मानव। मानव के हर जबड़े के अंदर, प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक जो कि काटने का काम करते हैं, 2 रदनक जो कि चबाने का काम करते हैं, 4 अग्र चवर्णक और 6 छवर्णक जो कि भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं, पाए जाते हैं। तो हर एक जबड़े के अंदर 4 कृंतक, 2 रदनक, 4 अग्र चवर्णक और 6 जो होते हैं वो चवर्णक होते हैं। कृंतक काटने का काम करते हैं, रदनक चबाने का काम करते हैं और चवर्णक और अचवर्णक जो है वो भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार मनुष्य के अंदर कुल 32 दांत पाए जाते हैं। इनका जो सूत्र होता है वो ICPMM, ICPMM, ICPMM 21-23, 21-23 बट्टा 21-23 गुणा 2। मानव के अंदर जो दांत होते हैं वो, मानव के अंदर जो दांत होते हैं वो 2 बार उत्पन्न होते हैं, 2 बार उत्पन्न होते हैं। जो पहले जो दांत उत्पन्न होते हैं उन दांतों को दूध के दांत कहा जाता है और दूसरे सेट में जो दांत उत्पन्न होते हैं उन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। दूध के जो दांत हैं वो 20 होते हैं और इस व्यवस्था को कहा जाता है द्विबारदंती, 2 बार दांत उत्पन्न होना। 2 बार दांत उत्पन्न होना क्या होता है? द्विबारदंती व्यवस्था कहलाती है। और दांत, दूध के जो दांत है वो 20 होते हैं। उन दूध के दांतों के अंदर अग्र चवर्णक नहीं होते हैं। कौन से दांत नहीं होते हैं? अग्र चवर्णक नहीं होते हैं दूध के दांतों के अंदर, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो दांत का निर्माण है, दंत का जो निर्माण है वो अस्थि के समान कठोर पदार्थ डेंटिन से होता है। दांत का निर्माण किससे होता है? डेंटिन से होता है। डेंटिन से जो है वो दांत का निर्माण होता है। डेंटिन से दांत का निर्माण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो इसमें आती हैं दंत कोशिकाएं जो हैं वो डेंटिन का स्रावन करती है। दांत का निर्माण किससे होता था? डेंटिन से होता था। और डेंटिन कौन बनाती हैं? दंत कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। या ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं डेंटिन का निर्माण करती हैं। और ये जो डेंटिन है, इस डेंटिन का जो दांत है, उस दांत का जो शिखर है वो इनेमेल से बना होता है। इनेमेल से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। शरीर का क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमेल, दांत का शिखर भाग। दांत का निर्माण डेंटिन से, डेंटिन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। फिर बात करें आमाशय के बारे में, तो आमाशय के अंदर 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक पार्ट। नेक्स्ट बात करें तो आमाशय के अंदर
जठरीय ग्रंथियाँ और जठर निगम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठरीय ग्रंथियाँ और जठर निगम ग्रंथियाँ आमाशय के अंदर पाई जाती हैं। जठरीय जो ग्रंथि हैं वो अम्लीय जठर रस का स्त्रावन करती है। जठरीय ग्रंथि अम्लीय जठर रस का स्त्रावन करती हैं तथा जठर निगम ग्रंथियाँ जो होती हैं वो श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं। जठरीय ग्रंथियाँ जठरीय अम्लीय जठर रस का तथा जठर निर्गम जो ग्रंथियाँ होती हैं वो श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं। इस जठर निर्गम ग्रंथियों के अंदर एक तो आती है मुख्य कोशिका चिप सेल, जिन्हें जाइमोजन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। चिप सेल, मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिकाएं, ये पेप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रावन करती है। पेप्सिनोजन का स्त्रावन करती हैं तथा दूसरी आती है ऑक्जेंटिक सेल्स, अम्लजन कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या पैराइटल कोशिकाएं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या पैराइटल सेल्स करती हैं और जाइमोजन सब कोशिकाएं होती है वो पेप्सिनोजन का स्त्रावन करती हैं। मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्त्रावन करती हैं तथा जठर निर्गम ग्रंथियां जो है मुख्य रूप से श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं। फिर बात करें तो छोटी आंत जो होती है उस छोटी आंत के अंदर सबसे पहला जो भाग होता है वो ग्रहणी होता है। क्या होता है? ग्रहणी ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम ग्रहणी अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी जो है वो इसी ड्यूडेनम वाले भाग के अंदर खुलती हैं। जहाँ पर खुलती है उस भाग को ऑडी की अवरोधनी कहते हैं। ऑडी की अवरोधनी ग्रहणी ड्यूडेनम जो है के अंदर अग्नाशयी वाहिनी और पित्त वाहिनी दोनों एक जगह पर आकर खुलती है। उस जगह को क्या कहा जाता है? ऑडी की अवरोधनी कहा जाता है। ड्यूडेनम के बाद में आता है जेजिनम और जेजिनम के बाद में आता है इलियम। ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम, ये तीन पार्ट होते हैं छोटी आंत के। क्षुद्रांत के अंदर या इलियम के अंदर, क्षुद्रांत के अंदर या इलियम के अंदर लस्सिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उस जगह को पेयर पैचेस के नाम से जाना जाता है। पेयर के समूह क्षुद्रांत के अंदर, इलियम के अंदर, क्षुद्रांत के अंदर लस्सिका ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उस स्थान को पेयर के समूह या पेयर पैचेस कहा जाता है। और इनके अंदर जो ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो पेयर पैचेस जिस छोटी गांठी में पाए जाते हैं उनको लेबरगुन्स ग्रंथिकाएँ कहते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरगुन कहते हैं। क्रिप्ट्स और लेबरगुन। और इन लेबरगुन की क्रिप्ट्स ऑफ लेबरगुन के अंदर कलश कोशिकाएं पाई जाती हैं, आत्रीय कोशिका पाई जाती हैं। कलश कोशिका को गॉबलेट सेल के नाम से जाना जाता है। आत्रीय कोशिका पाई जाती है और पेनेथ सेल पाई जाती हैं। जो कलश कोशिकाएं हैं, जो गॉबलेट कोशिकाएं हैं, वो श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं। छोटी आंत के अंदर श्लेष्मा का स्त्रावन कौन करती हैं? कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल। आत्रीय कोशिकाएं जो हैं, वो आत्रीय जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी मात्रा में जल और जल अपघटयों का स्त्राव करती है। जल और जल अपघटय का स्त्राव करती हैं आत्रीय कोशिकाएं। और पेनेथ सेल जो होती हैं वो लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावन करती हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, पेनेथ कोशिकाएं, पेनेथ सेल जो हैं वो लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावन करती हैं, जो कि जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसके बाद में बात करते हैं पाचक ग्रंथियाँ। मानव के अंदर पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ, तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। लार, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथियाँ। मानव के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें सबलिंगुअल होती है, सब मैक्सिलरी होती हैं और पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। ये 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? 3 प्रकार की 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार सामान्यतः क्या होती हैं? क्षारीय और तरल होता है। लार क्या होता है? क्षारीय तरल होता है, जिसमें जल होता है, टाइलिन होता है या अल्फा एमिलेज, लाइसोजाइम, श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि उपस्थित होते हैं। लार के अंदर क्या क्या होते हैं? जल है, टाइलिन है, टाइलिन है, अल्फा एमिलेज है, लाइसोजाइम है, श्लेष्मा है, सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे आयन उपस्थित होते हैं। टाइलिन जो है वो एक
पाचक एंजाइम होता है टाइलिन जो है, जो कि एक पाचक एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम जो है वो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जो कि पेनेथ सेल के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद में बात करें तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जिसका निर्माण भ्रूण की एंडोडर्म से होता है। भ्रूण की एंडोडर्म से यकृत का निर्माण होता है। यकृत के अंदर पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पित्ताशय। यकृत के अंदर गॉल ब्लेडर पित्ताशय पाया जाता है। इस पित्ताशय के अंदर यकृत की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाला पित्त रस जो है वो संचित होता है। यकृत की कोशिकाओं से निकलने वाला जो पित्त रस है वो कहाँ आकर जमा होता है? पित्ताशय के अंदर आकर जमा होता है। इस पित्ताशय के अंदर, इस पित्त रस के अंदर पित्त वर्णक होते हैं और पित्त लवण होते हैं। दो चीज़ें होती है, पित्त वर्णक और पित्त लवण, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त रस जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त लवण और पित्त वर्णक जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे बात करें तो यकृत का जो निर्माण है वो यकृत पालिकाओं हिपेटिक लोब से होता है। यकृत का निर्माण जो है वो हिपेटिक लोब से होता है। ये यकृत की क्रियात्मक इकाई होती हैं। यकृत पालिकाएं या हिपेटिक लोब्स जो होते हैं वो यकृत की क्रियात्मक इकाई होते हैं। और इन यकृत पालिकाओं का जो निर्माण है, इन यकृत पालिकाओं का जो निर्माण है वो हिपेटोसाइट सेल से होता है। हिपेटोसाइट सेल से होता है। इनके अंदर कुफर कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। यकृत के अंदर कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि महाभक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। कुफर कोशिकाएं, यकृत के अंदर पाई जाने वाली यकृत कोशिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं? महाभक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। फिर बात करें यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा और पित्त वाहिनी, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? निवाहिका त्रिक बनाती है। निवाहिका त्रिक में कौन आता है? यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा और पित्त वाहिनी, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? निवाहिका त्रिक बनाती हैं। उसके बाद में बात करें यकृत के प्रमुख कार्य क्या हैं? यकृत के प्रमुख कार्य क्या हैं? लीवर के प्रमुख कार्य बताने हैं। यकृत के प्रमुख कार्य, इसमें पहला है पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस क्या होता है? क्षारीय तरल होता है, जिसमें पित्त लवण और पित्त वर्णक होते हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ग्लाइकोकोलेट होता है, टेरोकोलेट होता है। पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट और टेरोकोलेट जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। पित्त वर्णक के अंदर बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन होते हैं। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन क्या होते हैं? पित्त वर्णक होते हैं। पित्त वर्णक हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। पित्त वर्णकों का निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन से पित्त वर्णकों का निर्माण होता है। जो पित्त रस है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वसा का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सीकरण या पाइसीकरण करता है। यह जो पित्त रस है वो भोजन की अम्लीयता को समाप्त करके उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय रस के जो एंजाइम है वो कार्य कर सके। पित्त रस क्या करता है? छोटी आंत के अंदर क्षारीय माध्यम तैयार करता है, ताकि अग्नाशय रस के जो एंजाइम है वो क्रिया कर सके। दूसरा कार्य है यकृत का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज से क्या बनाना? ग्लाइकोजन बनाना। ग्लाइकोजिनेसिस क्या करना? ग्लाइकोजिनेसिस करना। फिर ग्लाइकोजन को वापस से किस में बदलना? ग्लूकोज में बदलना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करना। तो ग्लाइकोजिनेसिस यानी ग्लाइकोजन का निर्माण करना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस करना और वापस से ग्लूकोज का निर्माण करना। यकृत कोशिकाएं जो हैं वो वशीय अम्ल, अमीनो अम्ल आदि से ग्लूकोज का संश्लेषण कर सकती हैं। इसे ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस का कार्य भी करती हैं। ग्लूकोज का निर्माण करना वशीय अम्ल या फिर अमीनो अम्ल से। वशीय अम्ल या अमीनो अम्ल की सहायता से
जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती हैं। इसे ग्लूकोनियोजिनेसिस कहा जाता है। उसके बाद में अगला काम है यकृत का विटामिन ए का संश्लेषण भी करना और उसका संचय भी करना। यकृत की कोशिकाएं जो हैं वो विटामिन ए का संश्लेषण और संचय दोनों करती हैं, जबकि विटामिन डी और विटामिन बी 12 का केवल और केवल क्या करती हैं, संचय करती हैं। विटामिन ए का संचय और संश्लेषण दोनों करती हैं, विटामिन बी 12 और विटामिन डी का केवल क्या करती हैं, संचय करती हैं यकृत की कोशिकाएं। नेक्स्ट है यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो हिपेरिन नामक पदार्थ बनाती हैं। कौन सा पदार्थ बनाती हैं? हिपेरिन नामक पदार्थ बनाती हैं, जो कि रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन बनाती हैं, हिपेरिन का निर्माण करती हैं, जो कि रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन का क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। ये प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजन जो कि यकृत कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाते हैं। चोट लगने पर क्या बनाते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। नेक्स्ट अगला कार्य होता है यकृत जो है वो भ्रूण अवस्था के अंदर रुधिर उत्पादक अंग का कार्य करता है। रुधिर उत्पादक अंग का कार्य करता है। किस समय? भ्रूणावस्था के समय रुधिर उत्पादक अंग का कार्य करता है। लेकिन वयस्क अवस्था में यकृत की जो कुफर कोशिकाएं हैं, जो कि महाभक्षकाणु प्रकृति की होती हैं, वो यकृत की ऊपर कोशिकाएं मृत आरबीसी को क्या करती हैं? नष्ट करती हैं। भ्रूणावस्था में तो वो रुधिर उत्पादक अंग का कार्य करता है, जबकि वयस्क अवस्था में उसकी कुफर कोशिकाएं जो है वो आरबीसी को क्या करती हैं? नष्ट करती हैं। मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जो है वो एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसका जो निर्माण है वो एंडोडर्म से होता है। अग्नाशय का विकास किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। एंडोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा या डेल्टा सेल कहते हैं। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती है अल्फा सेल। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। तथा गामा सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं गामा या डेल्टा कोशिकाएं। और अग्नाशय की जो एक्नी या एसिनाई कोशिकाओं का जो समूह है वो अग्नाशयी रस का निर्माण करता है। एक्सिनाई या एक्नी समूह, एसिनाई या एक्नी कोशिकाओं का समूह जो है वो अग्नाशयी रस का निर्माण करता है। अब पाचन के बारे में बात करते हैं। डाइजेशन कैसे होता है कि लार जो है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, क्योंकि उसके अंदर वो लवण उपस्थित होते हैं। लेकिन लवण जब नहीं होते हैं तब सार का जो पीएच है, लार का जो पीएच है वो लगभग 6.8 होता है। लगभग कितना होता है? 6.8। लार का पीएच 6.8 हल्की अम्लीय। लेकिन जैसे ही उसमें लवण आ जाते हैं उसकी वजह से उसकी पीएच क्षारीय हो जाती है, तो हल्का अम्लीय होता है इसका पीएच। फिर भोजन में उपस्थित अम्ल, लार क्या करती है? भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने का कार्य लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन करते हैं। भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने का जो कार्य है वो लार के अंदर उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन, कौन सा आयन? बाइकार्बोनेट आयन जो है वो उसके अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देते हैं या उदासीन बना देते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एमिलेस एंजाइम कहते हैं, जो कि शर्करा का स्टार्च का पाचन करता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के अंदर बदल देता है। माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के अंदर बदल देता है। उसके बाद में बात करें तो जठर रस के बारे में बात करें। जठर रस के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
श्लेष्मा, पेप्सिनोजन और अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज पाया जाता है। तो जठर रस के अंदर क्या क्या होता है? HCl अम्ल होता है, श्लेष्मा होती है, पेप्सिनोजन होता है और जठरीय लाइपेज होता है। पेप्सिनोजन जो है वो निष्क्रिय रूप में होता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में होता है, सक्रिय नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? इस पेप्सिन एंजाइम को, पेप्सिनोजन को सक्रिय करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ताकि पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय अवस्था में है वो सक्रिय पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय के अंदर प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, जो प्रमुख एंजाइम है वो पेप्सिन है। आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम। मानव में दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन जो है वो अनुपस्थित होता है। मानव के अंदर रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है, जो कि दूध को क्या करता है? स्कंदित करता है। दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है, जो कि मानव के अंदर अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। जठरीय जो लाइपेज है, जठरीय लाइपेज, जठर रस में जो लाइपेज पाया जाता है वो वसा का पाचन करता है और एक कमज़ोर एंजाइम होता है। जठरीय लाइपेज एक कमज़ोर एंजाइम होता है जो कि वसा का क्या करता है? पाचन करता है। आमाशय में जो भोजन पचता है, पचने के बाद में जो भोजन है उस भोजन को काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। काइम कहा जाता है। आमाशय में जो आधा पचा हुआ जो भोजन है उस भोजन को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। तो जो दुग्ध है, दुग्ध के अंदर जो वसा पाई जाती है वो जठरीय लाइपेज के द्वारा पचती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत तीव्र अम्ल होता है, फिर भी आमाशय की भित्ति को अपघटित नहीं कर पाता है, क्योंकि इस आमाशय की भित्ति के ऊपर क्या पाई जाती है? श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। फिर बात करें छोटी आंत के अंदर पाचन। छोटी आंत के अंदर जो पाचन है वो आंत्रीय रस के द्वारा, पित्त रस के द्वारा, अग्नाशयी रसों के द्वारा आदि के द्वारा होता है। तो छोटी आंत के अंदर जो आंतरीय रस है उस आंतरीय रस के अंदर जल और जल अपघटय होते हैं। आंतरीय रस के अंदर क्या होते हैं? जल और जल अपघटय होते हैं। पाचक एंजाइम लगभग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। आंतरीय रस के अंदर जल और जल अपघटय होते हैं, लेकिन पाचक एंजाइम जो है वो इसमें नहीं होते हैं। ये हल्का क्षारीय होता है। इसकी pH जो है वो 7.5 से लेकर 8 तक होती है। हल्का क्षारीय तरल होता है। इस आंतरीय ग्रंथि के अंदर एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये एंटेरोसाइट कोशिकाएं जो है वो पाचन में कुछ मदद करती हैं। उसके बाद में बात करें, यहाँ पे पित्त रस भी आता है। पित्त रस के अंदर पित्त लवण होते हैं। पित्त लवण के अंदर क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। और ये जो लवण है, पित्त लवण और लेसिथिन जो है वो वसा के पायसीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पित्त लवण और लेसिथिन जो हैं वो वसा के पायसीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो होते हैं वो प्राकृतिक डिटर्जेंट के तरह कार्य करते हैं। पित्त लवण और लेसिथिन जो हैं वो क्या करते हैं? प्राकृतिक अपमार्जक की तरह कार्य करते हैं, डिटर्जेंट के समान कार्य करते हैं। पित्त लवण और लेसिथिन जो कि वसा के पायसीकरण का कार्य करते हैं। अब बात करें शरीर के विभिन्न भागों में पाचन की, तो लार ग्रंथियाँ जो है वो एमाइलेज एंजाइम छोड़ती हैं, स्टार्च का पाचन करती है। जठर ग्रंथियाँ पेप्सिनोजन हार्मोन छोड़ती है, प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय के अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो पेप्टाइड को तोड़ता है छोटे छोटे पेप्टाइड के अंदर। इलेस्टेज जो है वो इलास्टिन का पाचन करता है। लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। और अल्फा एमिलेज जो है वो स्टार्च का पाचन करता है। और न्यूक्लिएजेस भी पाया जाता है इस अग्नाशयी रस के अंदर, जो कि न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। आंतरीय श्लेष्मा के अंदर क्या क्या होते हैं? माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सब माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज का पाचन करते हैं। आगे बात करें तो अग्नाशयी रस के अंदर प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और एलेस्टेज, ये सब प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एलेस्टेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और इलेस्टिन, ये जो है वो प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। निष्क्रिय अवस्था में सबसे पहले एंटायरोकाइनेज एंजाइम होता है
ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है वो निष्क्रिय ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है। निष्क्रिय ट्रिप्सिन को यानी ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है वो सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो बाकी सारे एंजाइम्स को क्या करता है, सक्रिय करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेस्टेज एंजाइम जो है, इलेस्टेज एंजाइम जो वो इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। फिर अग्नाशयी एमिलेज द्वारा, अग्नाशयी के अंदर जो एमिलेज एंजाइम पाया जाता है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट अणुओं का पाचन करता है। अग्नाशयी रस में लाइपेज एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अग्नाशयी रस में लाइपेज एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि वसा का पाचन करता है। इसी अग्नाशयी रस के अंदर न्यूक्लिएजेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डीएनए और आरएनए का पाचन करते हैं। राइबोन्यूक्लिएजेज और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएजेज जो कि आरएनए और डीएनए का पाचन करते हैं। उसके बाद में बात करें तो प्रमुख विटामिन जो कि वसा के अंदर विलय होते हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जो कि वसा के अंदर विलय होते हैं। और विटामिन बी और सी जो होते हैं, विटामिन बी और सी और विटामिन एच जो होते हैं वो जल के अंदर विलय होते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच जल के अंदर विलय होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से रोतोंदी या जीरोप्थैलेमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, रिकेट्स रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, बांझपन इससे होता है, इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता होती है। विटामिन के को नेप्थोक्विनोन कहते हैं, नेप्थोक्विनोन विटामिन के, जो कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है जिससे कि रक्त का थक्का बनता है। इसकी कमी से फिर रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, विटामिन का रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। सह एंजाइम टीपीपी का सहयोगी होता है, सह एंजाइम टीपीपी का निर्माण करता है विटामिन B1। बेरी रोग होता है इसकी कमी से, B1 की कमी से। B2 की कमी से, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। किलोसिस रोग होता है, मुंह के किनारे फटते हैं, किलोसिस रोग होता है और ये FAD का भाग होता है। विटामिन B3 जो होता है जिसे निकोटिनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड NAD और NADP का भाग होता है जो कि जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, विटामिन B3। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं, कोएंजाइम A का भाग होता है, बर्निंग फीट डिजीज़ होती है विटामिन B5 से। विटामिन B6 पेरिडोक्सिन कहते हैं, डर्मेटाइटिस रोग होता है, चर्म रोग होता है। विटामिन B12 जिसे साइनोकोब्लामिन कहते हैं, RCB का परिपक्वन करवाता है, पर्नीसियस एनीमिया इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। B12 RBC का परिपक्वन। विटामिन H जो होता है उससे बालों का झड़ना, स्पेक्टेकल नेत्र इसकी कमी से स्पेक्टेकल नेत्र होते हैं। विटामिन B9 फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, RBC का निर्माण करता है, रक्ताणुओं का निर्माण करता है और मैक्रोसाइटिक एनीमिया इसकी कमी से होता है। B9 की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल इसका भी रोग होता है इसकी कमी से। ये कोलिनेज का संश्लेषण करता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, कोलिनेज का संश्लेषण करता है और एंटीऑक्सीडेज होता है। याद रखना यहाँ पे विटामिन B1 जो है वो TPP का सहयोगी होता है, B2 जो है वो FAD का सहयोगी होता है, B3 जो है वो NAD और NADP का सहयोगी होता है, B5 जो है वो कोएंजाइम A का भाग होता है और B12 जो है वो RBC का परिपक्वन करता है। अब बात करें तो भोजन का जो अवशोषण है, अवशोषण जो है वो मुख्यतः सक्रिय अभिगमन और विसरण विधि के द्वारा होता है। भोजन का अवशोषण जो है वो किन किन विधियों के द्वारा, सक्रिय अभिगमन और विसरण विधि के द्वारा होता है। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का जो अवशोषण है वो सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन के द्वारा कहाँ, रुधिर के अंदर होता है, सक्रिय अभिगमन के द्वारा रुधिर के अंदर होता है। जबकि वसा का जो अवशोषण है, वसा का अवशोषण है वशीय अम्लों
अम्लों का, मोनोग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, इन सब का जो अवशोषण है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में विसरण विधि के द्वारा लसिका के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लसिका के अंदर, विसरण विधि के द्वारा, विसरण के द्वारा लसिका के अंदर होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना, सक्रिय अभिगमन और विसरण इन दो विधियों के द्वारा अवशोषण होता है। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय अभिगमन के द्वारा रुधिर में होता है तथा वसा अवश्य अम्लों का और कोलेस्ट्रॉल के रूप में रुधिर के लसिका के अंदर विसरण विधि के द्वारा इनका अवशोषण होता है। भोजन के अवशोषण के दौरान वसा की कुछ गोलिकाएं बनती हैं, लिपोप्रोटीन की, वसा की लिपोप्रोटीन की कुछ गोलिकाएं बनती हैं जिन्हें काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। भोजन के अवशोषण के दौरान लिपोप्रोटीन की बनी गोलिकाओं को क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रोन कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। जल का अवशोषण जो है वो केवल और केवल विसरण विधि के द्वारा होता है। जल का अवशोषण केवल और केवल विसरण विधि के द्वारा होता है। बड़ी आंत में केवल जल और कुछ विटामिन जैसे विटामिन के का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के अंदर जल और विटामिन के का अवशोषण होता है। अब पोषण की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं जिसमें क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर, मैरस्मस ये प्रोटीन और कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होती है मैरस्मस। जीरोप्थैलेमिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रक्त अल्पता जो है वो लोहे की कमी से वजह से होता है। और गलगंड जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद में बात करें तो रेनिन का जो स्त्रावण है वो कहाँ होता है? आमाशय के अंदर होता है, छोटे बच्चों के अंदर। वयस्क के अंदर ये नहीं होता है। रेनिन का स्त्रावण दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है। अग्नाशयी रस के अंदर कैसा होता है? क्षारीय होता है। कुपर कोशिकाएं जो है वो यकृत के अंदर मिलती हैं जो कि महाभक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। एमिलेस जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl एंजाइम, HCl जो रस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। यकृत कोशिकाएं जो है वो क्या बनाती हैं? पित्त का निर्माण करती हैं, पित्तरस बनाती हैं। लैंगरहैंस की द्विविकाएं जो है वो अग्नाशय के अंदर पाई जाती हैं। RBC का परिपक्वन को प्रेरित कौन करता है? B12, विटामिन B12 जो है वो RBC के परिपक्वन को परिपक्व करता है, प्रेरित करता है। RBC के परिपक्वन को प्रेरित करता है। आहार नाल का वह भाग जिसमें रसांकुर पाए जाते हैं। आहार नाल के अंदर, आंत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं। आंत के अंदर क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र। नेक्स्ट चैप्टर है अपना मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो इस श्वसन के प्रकार जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अंतःश्वसन और बहिश्वसन। अंतःश्वसन या निश्वसन जिसे इंस्पिरेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन यानी वायु को ग्रहण करना, ऑक्सीजन युक्त वायु का शरीर में प्रवेश करना, ग्रहण करना। हम उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो निश्वसन जो है वो एक सक्रिय प्रावस्था होती है, सक्रिय प्रावस्था होती है। इसमें डायफ्राम जो होता है और बाह्य पराशुक जो पेशियां हैं उनमें संकुचन होता है। संकुचन की वजह से डायफ्राम जो है वो संकुचित होता है, डायफ्राम जो है वो संकुचित होता है और वो चपटा हो जाता है, और चपटा हो जाता है और उदर में नीचे की ओर आ जाता है। चपटा होकर वो उदर में कहाँ? नीचे की ओर आ जाता है संकुचन की वजह से, जिससे वक्ष गुहा का क्या है? आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और संकुचन से पसलियाँ जो है बाहर वो ऊपर की ओर खिंच जाती है। पसलियाँ जो है वो बाहर और ऊपर की ओर खिंच जाती है। बाह्य पराशुक पेशियों की संकुचन की वजह से पसलियाँ हैं वो बाहर की ओर और ऊपर की ओर खिंच जाती हैं, जिससे कि हवा जो है वो अंदर आ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, निश्वसन कैसी? सक्रिय प्रावस्था है। सक्रिय प्रावस्था है, इसमें डायफ्राम और बाह्य पराशुक पेशियों के अंदर क्या होता है? संकुचन होता है। डायफ्राम की संकुचन की वजह से डायफ्राम चपटा हो जाता है और उदर में नीचे की ओर आ जाता है। और बाह्य पराशुक पेशियों के अंदर संकुचन की वजह से पसलियाँ जो है वो बाहर की ओर और ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। ये निश्वसन या अंतःश्वसन होता है। दूसरा होता है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन में क्या होता है?
एक्सपिरेशन में क्या होता है, CO2 युक्त वायु जो है वो शरीर से बाहर निकलती है। ये एक निष्क्रिय अवस्था है विश्राम अवस्था में। किस अवस्था में? विश्राम अवस्था में ये निष्क्रिय अवस्था है। उच्छ्वसन विश्राम अवस्था में क्या है, निष्क्रिय है। लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं या कठोर परिश्रम करते हैं उस टाइम उच्छ्वसन जो है वो सक्रिय प्रक्रिया होती है। लेकिन विश्राम अवस्था में उच्छ्वसन निष्क्रिय अवस्था होती है। निःश्वसन के पश्चात उच्छ्वसन होता है। बाह्य पराशुक पेशियाँ और तनुपट जो है वो डायफ्राम जो है वो शिथिल हो जाते हैं, जिससे पसलियाँ नीचे की ओर आ जाती हैं, जिससे जो पसलियाँ हैं वो नीचे की ओर आ जाती हैं। जो डायफ्राम है वो वक्ष गुहा में ऊपर की ओर उठ जाता है, जिस वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और हवा जो है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। यहाँ पे याद रखना कि व्यायाम और शारीरिक श्रम के समय जो उच्छ्वसन है वो कैसी प्रक्रिया होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। इसमें अंतरापराशुक पेशियाँ जो होती हैं वो तेजी से संकुचित होती हैं। प्रत्येक वेश के अंदर श्वसन दर जो होती है वो 16 से लेकर 20 प्रति मिनट 16 से 20 बार जो है वो व्यक्ति श्वसन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है श्वसन संबंधी कुछ आयतन से, जिसमें पहला है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन सामान्य श्वसन के समय निःश्वसन में फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन। एक सामान्य श्वसन के दौरान निःश्वसन यानी जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो उस दौरान फेफड़ों के अंदर भरी गई वायु का जो आयतन है, या एक उच्च श्वसन के दौरान वायु का जो आयतन निकाला जाता है उस आयतन को क्या कहा जाता है, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। प्रति श्वास जो है इसका मान कितना होता है, 500 ml होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 6000 से लेकर 8000 प्रति मिनट ज्वारीय आयतन होता है। उसके बाद में बात करें, सामान्य श्वसन के दौरान हो गया है ये फेफड़ों के अंदर भरी गई हवा या फेफड़ों से निकाली गई हवा, ये ज्वारीय आयतन कहलाता है। निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, वायु की वह मात्रा, अतिरिक्त मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन आरक्षित आयतन। यानी वायु का वह आयतन जो वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक क्या कर सकता है, अंदर ग्रहण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन आरक्षित आयतन। 2500 ml होता है, 2500 से लेकर 3000 ml। उच्छ्वसन आरक्षित आयतन यानी वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो बलपूर्वक क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, 1000 ml से लेकर 1100 ml। ERV बोलते हैं इसको, ERV, बाहर निकाल सकता है बलपूर्वक। अवशिष्ट आयतन यानी बलपूर्वक उच्च श्वसन के पश्चात फेफड़ों के अंदर जो वायु बच जाती है, 1100 से 1200 ml जो हवा अंदर रह जाती है बलपूर्वक उच्च श्वसन के बाद, उसको बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद में बात करते हैं कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, निःश्वसन क्षमता, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो निःश्वसन के दौरान ग्रहण की जा सकती है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो निःश्वसन के दौरान क्या की जा सकती है, ग्रहण की जा सकती है, उसको बोलते हैं निःश्वसन क्षमता। यानी कि इसमें टाइडल वॉल्यूम और निःश्वसन आरक्षित वॉल्यूम आता है। तो IC के अंदर क्या आता है, IC के अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। उच्च श्वसन क्षमता का मतलब होता है वह अधिकतम मात्रा जो उच्छ्वसित कर सकता है। एक तो टाइडल वॉल्यूम को उच्छ्वसित कर सकता है और ERV को उत्सर्जित कर सकता है। तो ये होता है EC का फॉर्मूला। क्रियाशील अवशिष्ट आयतन, क्रियाशील अवशिष्ट आयतन, इसके अंदर क्या होता है, क्रियाशील अवशिष्ट आयतन में क्या होता है कि सामान्य उच्छ्वसन के बाद वायु की मात्रा जो फेफड़ों में बचती है उसको बोलते हैं क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। सामान्य उच्छ्वसन के बाद में जो वायु फेफड़ों के अंदर बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। उच्छ्वसित आयन और अवशिष्ट आयन इसमें सम्मिलित रहते हैं। ERV और रिजर्व वॉल्यूम, ERV के साथ क्या बचता है, रिजर्व वॉल्यूम बचता है। ERV के साथ रिजर्व वॉल्यूम बचता है तो उसे क्रियाशील अवशिष्ट आयतन, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी बोलते हैं। 2300 ml होती है। फिर है वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता, फेफड़ों के अंदर अधिकतम भरी गई या अधिकतम निकाली गई जो वायु है उसे जैव क्षमता बोलते हैं। ERV IRV प्लस TV, ERV IRV प्लस TV, उसको जैव क्षमता बोलते हैं। 4600 ml होता है, कितना, 4600 ml जैव क्षमता। और कुल फेफड़ों की कुल क्षमता जो है उसमें IRV ERV
टीवी और रिजर्व वॉल्यूम, इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं, कुल क्षमता। अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली वायु को फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं 5800 ml। कितनी? 5800 mm, जिसमें जैव वाइटल कैपेसिटी के साथ रिजर्व वॉल्यूम जुड़ता है। अब श्वसन संबंधी कुछ रोग है जिसमें अस्थमा या दमा, इसमें उस श्वसन के दौरान सीटी बजने की क्या आती है, आवाज़ निकलती है। उस श्वसन के दौरान सीटी बजने की आवाज़ निकलती है। श्वसनी शोथ, श्वसनी के अंदर क्या आ जाती हैं, सूजन आ जाती है। सिगरेट की धुओं या रसायनों से इसमें सीलिया क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं श्वसनी शोथ में। एम्फाइसीमा, ये भी श्वसन संबंधी विकार है। न्यूमोनिया, ये भी श्वसन तंत्र से संबंधित विकार है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस, ये वायु प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। जो सिलिका या एस्बेस्टोस की खानों में जो श्रमिक काम करते हैं, उन लोगों के अंदर फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस के अंदर सूजन पैदा हो जाती है। फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस या सूजन उत्पन्न हो जाती है, इसे सिलिकोसिस बोलते हैं। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है मानव में रक्त परिसंचरण। अगला चैप्टर है अपना। तो मानव के अंदर जंतुओं के अंदर दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक होता है खुला परिसंचरण और एक होता है बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण जिसमें मॉलस्क और कीटों के अंदर होता है। बंद परिसंचरण खरगोश और मनुष्य के अंदर होता है। रक्त की बात करें, रक्त का संगठन, रक्त के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, दो भाग होते हैं रक्त के अंदर, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वो 55% भाग होता है, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% जो भाग है वो रक्त कणिकाएं होती हैं। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये हल्के क्षारीय पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है और 10% क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, कोलाइड रूप में या कुलित रूप में उपस्थित होते हैं। 90% तो जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि गुलित अवस्था में या फिर कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। कार्बनिक जो घटक होते हैं उनमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। कार्बनिक घटक के अंदर कौन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। जबकि अकार्बनिक जो घटक होते हैं, अकार्बनिक के अंदर लवण पाए जाते हैं या जल अपघट्य उपस्थित होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक लवण के रूप में। फिर बात करते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाएं 45% भाग होती हैं। रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट कहते हैं। हीमेटोक्रिट, रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहा जाता है, हीमेटोक्रिट कहा जाता है। रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट कहा जाता है। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। अब रक्त के अंदर या प्लेज्मा के अंदर बात करें तो जल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, थॉम्ब्रिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वसीय अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब होते हैं कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के अंदर होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन्स हैं। ये सब आयन जो है अकार्बनिक लवण होते हैं। यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट, प्लेज्मा के अंदर 90% क्या होता है, जल होता है। एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो परासरण दाब उत्पन्न करता है, परासरण दाब का नियमन करता है। ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, फाइब्रिनोजन और थॉम्ब्रिन जो है वो रक्त स्कंदन का कार्य करते हैं। ये याद रखना, एल्बुमिन परासरण का नियमन करता है, ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद में बात करें तो रक्त कणिका आरबीसी की बात करें, एरिथ्रोसाइट की बात करें तो रक्त के अंदर 99% क्या होती है, आरबीसी होती है, जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक रहित वृत्ताकार डिस्क रूपी और उभयावतल बाइकॉनकेव प्रकार की आरबीसी जो होती है वो उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, डिस्क रूपी होती है, वृत्ताकार होती है और उभयावतल होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, अभाव होता है। इस आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ प्रोटीन पाई जाती है। ये हीमोग्लोबिन जो है वो शोषण वर्णक की तरह कार्य करती हैं।
हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक की तरह कार्य करती हैं। इस हीमोग्लोबिन के अंदर 4 फेरस आयन होते हैं, 4 फेरस Fe2+ आयन होते हैं, जो कि हीम समूह के साथ 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के साथ जुड़े रहते हैं। हीम समूह 4 फेरस आयनों से युक्त एक हीम समूह होता है, जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय रूप से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस रूप में जुड़ता है? उत्क्रमणीय रूप से जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसके बाद में बात करें आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा, इरिथ्रोसाइट का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इनका जो विघटन है वो प्लीहा और यकृत के अंदर होता है। संपूर्ण हिम समूह के लोहे को यकृत में संग्रहित किया जाता है। हिम समूह का जो लोहा है वो यकृत के अंदर संग्रहित किया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है जब हीमोग्लोबिन का क्या होता है? विघटन होता है। फिर बात करें WBC ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होती है वो रंगहीन होती हैं। 600:1 आरबीसी 600 आरबीसी पर 1 WBC पाई जाती है। आरबीसी और WBC का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर और लसिका ऊतकों के अंदर होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता था, WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा और लसिका ऊतकों के अंदर होता है। अमीबीय गति इनको का विशेष लक्षण होता है। जो ये WBC है वो अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं, अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं। तो जो WBC हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय कणमय जो होती है वो न्यूट्रोफिल, इस्नियोफिल और बेसोफिल, ये कणमय होती है, कणीय रूप में होती हैं। और कणिका रहित जो है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होती है वो कण रहित होती हैं। तो सबसे पहले बात करें कणिकामय, कणिका वाली, जिसके अंदर बहुत केंद्रक रूपी श्वेताणु, बहुकेंद्रक रूपी से केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है वो बहुरूपी होता है। केंद्रक क्या होता है? बहुरूपी होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल, कणुओं के अंदर केंद्रक क्या होता है? बहुरूपी होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये इनके अंदर कोशिका भित्ति को पार करने की क्षमता होती है। कोशिका पारण की क्या होती है? क्षमता होती है। 62% क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। कोशिका को पार करने की क्षमता किस में पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स के अंदर पाई जाती है। फिर बात करें स्नियोफिल। स्नियोफिल जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये परजीवी संक्रमण और कुछ एलर्जी कारकों के प्रति इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब कोई एलर्जी होती है तो उस टाइम, या कोई परजीवी का संक्रमण होता है तब स्नियोफिल की संख्या बढ़ जाती है। इनके अंदर एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है, एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। फिर बात करें बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की बात करें तो ये क्षारीय होती हैं। ये हिस्टामिन और हेपेरिन उत्पन्न करती हैं। एंटीहिस्टामिनिक गुण किस में है? स्नियोफिल के अंदर। और बेसोफिल के अंदर हेपेरिन और हिस्टामिन उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ये हिस्टामिन और हेपेरिन उत्पन्न करती हैं बेसोफिल्स। फिर बात करते हैं कणिका रहित। कणिका रहित के अंदर हैं एक केंद्र के श्वेताणु होते हैं, एक केंद्र की होते हैं। इनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, जिसमें पहला है मोनोसाइट्स। क्या होते हैं? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होती हैं वो वहाँ इनका जो केंद्रक होता है वो बड़े आकार का केंद्रक होता है। वृहद भक्षकाणु होती है। कैसे होती है? वृहद भक्षकाणु प्रकृति की होती हैं। मोनोसाइट्स जो होती है वो वृहद भक्षकाणु होती हैं। जो मोनोसाइट्स हैं वो मोनोसाइट जो हैं वो न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर भक्षकाणु तंत्र में संक्रमण की प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति कौन कौन बनाती है? एक तो बनाती है मोनोसाइट्स और दूसरी बनाती है न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल मिलकर प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती हैं, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। जबकि मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस या वृहद भक्षकाणु भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करें लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो थाइमस ग्रंथि के अंदर बनती हैं, थाइमस ग्रंथि के अंदर उत्पन्न होती हैं और अस्थि मज्जा के अंदर भी उत्पन्न होती हैं। थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा के अंदर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये भक्षणकारी नहीं होती, ये भक्षणकारी नहीं होती हैं, भक्षणकारी नहीं होती हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाती है, प्रतिपिंड या एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करती हैं? बाहरी कोशिकाओं को मारने का कार्य करती हैं, बाहरी कोशिकाओं का मारने का कार्य करती हैं। उसके बाद में बात करें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है।
दूसरा, अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है और रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, ये हेल्प करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। तो अब इनकी संख्या के आधार पर इनको अगर डिवाइड करें, इनकी संख्या के आधार पर अगर डिवाइड करें, इनकी संख्या के आधार पर क्या करें, डिवाइड करें, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बाद में उनसे कम कौन होते हैं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से कम कौन होते हैं, मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट से कम कौन होते हैं, स्नियोफिल। स्नियोफिल से कम कौन होते हैं, बेसोफिल। सबसे ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल और सबसे कम होते हैं बेसोफिल। न्यूट्रोफिल के बाद में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बाद मोनोसाइट, मोनोसाइट स्नियोफिल और फिर बेसोफिल्स। फिर बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए, बी, ओ और ए बी, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। मनुष्य के अंदर 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एबीओ और आरएच। एबीओ और आरएच एंटीजन सिस्टम पाए जाते हैं। एबीओ सिस्टम जो है, एबीओ रक्त समूह है, वो एंटीजन के आधार पर होता है। कॉर्ड लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। एंटीजन ए और बी जो है वो आरबीसी की सतह पर पाई जाती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीजन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीजन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जो कि आरबीसी की सतह पर पाई जाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं रक्त समूह ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप में एंटीजन के आधार पर इनको डिवाइड किया गया। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एबीओ और आरएच एंटीजन। एबीओ के अंदर जो एंटीजन होती हैं, कॉर्ड लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एंटीजन ए और बी जो होती हैं वो रक्ताणुओं की सतह पर, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती हैं। और ये जो एंटीजन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीजन क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। ब्लड ग्रुप में ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है। उसके बाद में बात करें तो ब्लड ग्रुप जो ओ है उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होती। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होती, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होती है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी दोनों प्रकार के एंटीजन होती हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में भारतीयों के अंदर ओ ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ओ और बी ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा मात्रा में भारतीयों में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर लैंडस्टीनर और विनर ने रिसस नामक बंदर के अंदर खोजा था आरएच फैक्टर को। 93% आरएच पॉजिटिव होते हैं भारत के अंदर और 7% जो होते हैं वो आरएच नेगेटिव होते हैं भारत के अंदर। इस आरएच की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ एक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें यदि आरएच नेगेटिव माता एक से अधिक बार आरएच पॉजिटिव शिशु युक्त गर्भ धारण करती हैं तो उसके अंदर एक समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, रिसस शिशु के नाम से जाना जाता है। आरएच नेगेटिव जो मदर है वो एक से ज़्यादा आरएच पॉजिटिव शिशु को जन्म देने के लिए तैयार होती हैं, उस दौरान ये समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनना या रक्त का स्कंदन होना। रक्त का थक्का बनना या रक्त का स्कंदन होना। रक्त स्कंदन में क्या होता है कि मान लो किसी ऊतक को कोई क्षति पहुंचती है तो उस ऊतक की क्षति के दौरान उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलते। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो स्कंदन कारक 7 थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो स्कंदन कारक 7 और 10 की उपस्थिति में कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो 7 और 10वें कारक के साथ मिलकर और कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो निष्क्रिय रूप में होता है। वो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर फाइब्रिनोजन जो है जो कि घुलनशील अवस्था में होता है, वो थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर फाइब्रिन एकलक बनाता है, जो कि अघुलनशील होते हैं और जिनसे कि फाइब्रिन तंतु बनते हैं। अघुलनशील फाइब्रिन तंतु। फाइब्रिनोजन जो होता है वो घुलनशील होता है, उसको अघुलनशील में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के रूप में था, उसको किसने, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक ने उसको एक्टिव किया था। और प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कैसे बना था, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था वो स्कंदन कारक 7 और 10 और कैल्शियम आयन के साथ मिलता है तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनता है। फिर बात करें तो हृदय जो है वो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, मेसोडर्म से उत्पन्न होता है।
हृदय के अंदर बात करें तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवल्नी कपाट पाए जाते हैं, बाइकास्पिड कपाट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवल्नी कपाट और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवल्नी कपाट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवल्नी कपाट और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवल्नी कपाट पाए जाते हैं। फिर बात करें हृदय स्पंदन के बारे में। हृदय का स्पंदन या हृदय के जो संकेत है, संदमन है, जो संकेत है वो किस तरह से चलते हैं, तो उसमें सबसे पहले ऐसे नोड आता है। ऐसे नोड से जो सूचना है वो एवी नोड के अंदर जाती है। एवी नोड से सूचना हिंज के बंडल में जाती है और हिंज के बंडल से फिर सूचना पुरकिंजे तंतुओं के अंदर जाती है। तो ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर हिंज के बंडल और फिर पुरकिंजे तंतु, इस तरह से संदेश जो है वो आगे बढ़ता है हृदय के अंदर। तो हृदय स्पंदन के दौरान मुख्य रूप से सबसे पहले क्या होता है, आलिंद का अनुशीतलन होता है। आलिंद का अनुशीतलन होता है। आलिंद के अनुशीतलन के बाद में आलिंद का प्रसंकुचन होता है। आलिंद के प्रसंकुचन के बाद में निलय का प्रसंकुचन होता है, संकुचन होता है, निलय का संकुचन होता है और निलय के संकुचन के बाद में निलय का शिथिलन होता है। निलय का शिथिलन होता है। ये 4 स्टेप्स चलती हैं। सबसे पहले क्या होता है, आलिंद शिथिल होता है। आलिंद शिथिल के बाद में आलिंद का संकुचन होता है, फिर निलय का संकुचन होता है और फिर निलय का शिथिलन होता है। ये 4 स्टेप्स चलती हैं। तो इस दौरान कुछ 2 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। उन 2 प्रकार की ध्वनियों के अंदर निलय प्रसंकुचन के समय, निलय के संकुचन के समय, निलय जब संकुचित होता है उस दौरान आलिंद निलय के जो कपाट हैं वो बंद होते हैं। आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं, जिससे प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको बोला जाता है लब। लब की ध्वनि उत्पन्न होती है आलिंद और निलय के बीच में द्वार बंद होने से। फिर निलय जब शिथिल होता है, निलय शिथिल होता है तो अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं, जो कि महाधमनी और महाशिरा के अंदर पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं, जिससे द्वितीय ध्वनि उत्पन्न होती है और द्वितीय ध्वनि डप होती है। लब और डप। पहली जो ध्वनि है जब निलय के संकुचन के समय आलिंद और निलय के बीच में बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड जो कपाट होते हैं उनके बंद होने से उत्पन्न होती है। और दूसरी ध्वनि जो है वो अर्धचंद्राकार कपाटों के, जब निलय का शिथिलन होता है तब अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। फिर बात करें लसिका के बारे में। लसिका के अंदर थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। लसिका के अंदर थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। लसिका के अंदर लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। लसिका के अंदर क्या नहीं पाई जाती, थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी नहीं पाई जाती। थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। इसमें क्या होती हैं, लिम्फोसाइट उपस्थित होती हैं। तो लसिका जो होता है वो रंगहीन द्रव होता है। इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा मात्रा में होती है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है। इसमें पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है और ये छना हुआ द्रव होता है। क्या होता है, छना हुआ द्रव होता है। टॉन्सिल्स भी लस्सी का गांठें होती हैं। टॉन्सिल्स क्या होती है, लस्सी का गांठें होती है। लस्सी का गांठें, टॉन्सिल्स जो होती है वो लस्सी का गांठें होती है। लस्सी का गांठें। यहाँ पे बात करें तो जो शिरा आलिंद पर्व है, जिसे हम लोग ऐसे नोड भी बोलते हैं, एन जो नोड बोल रहे थे, ऐसे नोड जो होता है वो गति प्रेरक या पेसमेकर का कार्य करता है। अभी हमने जो 4 स्टेप्स पढ़ी थी, उन 4 स्टेप्स में क्या था कि हृदय की धड़कन कैसे आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले पी तरंग आती है। सबसे पहले पी तरंग आती है। पी तरंग के बाद में क्यूआरएस वाली तरंग आती है और क्यूआरएस के बाद में टी। और ये जो तरंगें आती हैं, इन तरंगों के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पी तरंग के अंदर क्या होता है, आलिंद का अनुशीतलन होता है, आलिंद का विध्रुवण होता है। फिर क्यूआरएस के अंदर क्या होता है, आलिंद का संकुचन होता है, आलिंद का ध्रुवण होता है। और फिर टी तरंग के अंदर क्या होता है, निलय का संकुचन होता है, निलय का क्या होता है, संकुचन होता है। और फिर लास्ट वाली तरंग में क्या होता है, निलय का शिथिलन होता है वापस से। तो जो पी तरंग है वो पी तरंग क्या करती है, आलिंद के विध्रुवण को या आलिंद के अनुशीतलन को दर्शाती है, शिथिलन को दर्शाती है। फिर दोनों आलिंदों का संकुचन होता है, जैसे क्यूआरएस तरंग उत्पन्न होती हैं, क्यूआरएस तरंग उत्पन्न होती हैं, जिससे निलय में अध्रुवण को प्रस्तुत करता है। निलय फिर से क्या होते हैं उस टाइम, फिर निलय जो होते हैं वो क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। और निलय के संकुचन से क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है। संकुचन जो है वो क्यू तरंग के बाद तुरंत शुरू होता है। और संकुचन टी जो तरंग है वो निलय की उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने का संकेत हो। निलय वापस से क्या होता है, शिथिल होने लगता है टी तरंग के समय। फिर से देख लो एक बार, पी तरंग आलिंद का क्या करती है, उद्दीपन करती है, आलिंदों का संकोचन करता है।
क्यूआरएस के दौरान निलय का अध्रुवण होता है, निलय संकुचित होते हैं और टी तरंग के दौरान निलय वापस से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में नया चैप्टर है अपना, आज का अंतिम चैप्टर है इस वीडियो का। तो जंतु जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अमीनोटैलिक जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जिसके अंदर आते हैं प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, हाइड्रा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। कुछ अलवणीय जल में रहने वाली मछलियाँ जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। कुछ होते हैं यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटैलिक जीव, जिसमें अस्थिल और उपास्थल मछलियाँ आती हैं। कुछ उभयचर जंतु आते हैं यूरियाटैलिक, और कुछ होते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले, जिसमें कीट, सरीसृप वगैरह आते हैं। फिर बात करें वृक्क के बारे में। जो वृक्क होता है, किडनी जो होती हैं वो मेजोडर्म से उत्पन्न होती है। किडनी किससे उत्पन्न होती है? मेजोडर्म से उत्पन्न होती है। मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क जो होते हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। वृक्क के अंदर हाइलम पाई जाती हैं, एक गड्ढे जैसी संरचना जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम पाई जाती है वृक्क के अंदर। फिर जो वृक्क हैं उसके 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स वाला जो भाग है, उस कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर कॉलम ऑफ बर्टनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी पाए जाते हैं। बर्टनी के स्तंभ पाए जाते हैं। इसके अंदर मेलपीगिकाय होता है। समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका वगैरह इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जबकि मेडुला वाले भाग के अंदर हेनरी लूप और संग्राहक नलिका होती हैं। वृक्क के अंदर जो बहुमन संपुट होता है, उस बहुमन संपुट के अंदर पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोडोसाइट सेल पाई जाती हैं। फिर बात करें समीपस्थ संवलित नलिका के अंदर ब्रश बॉर्डर्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। सूक्ष्मांकुर होते हैं। सूक्ष्मांकुरों के कारण अवशोषण का तल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे सक्रिय अवशोषण जो है उसके लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। गुच्छीय निषेधन का 2/3 भाग जो है वो यहीं पे अवशोषित कर लिया जाता है। समीपस्थ संवलित नलिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ब्रश बॉर्डर्स से सूक्ष्मांकुर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हेनरी लूप होता है। हेनरी लूप के अंदर 2 भुजाएं होती हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। जो दूरस्थ संवलित नलिका है, उस दूरस्थ संवलित नलिका के अंदर सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। फिर संग्राहक नलिका, इसमें डक्ट ऑफ बेलेनी के अंदर खुलती है। संग्राहक नलिका जो है वो डक्ट ऑफ बेलेनी के अंदर खुलती है। उसके बाद में बात करें मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के अंदर 3 स्टेप्स होती हैं। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है वर्णनात्मक पुनरावशोषण, और फिर तीसरा होता है स्त्रवण। परानिषेधन, वर्णनात्मक पुनरावशोषण और स्त्रवण, ये 3 स्टेप्स होते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया के। जो केशिका गुच्छ के अंदर आने वाली अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका की तुलना में अधिक व्यास की होती है। केशिका गुच्छ में आने वाली अभिवाही धमनिका जो होती है, उसका जो व्यास होता है वो अपवाही धमनिका की तुलना में ज़्यादा होता है। इसीलिए रुधिर जो है वो तेज गति से आता है, लेकिन बाहर उतनी तेजी से नहीं निकलता है। स्वच्छ मनुष्य के अंदर केशिका गुच्छ में आने वाला जो रक्तदाब है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। केशिका गुच्छ में रक्त कणिकाएं रुधिर प्रोटीन और रुधिर घुलित कोलाइडी नहीं छन पाते हैं। केशिका गुच्छ के अंदर रक्त कणिकाएं हैं, रुधिर प्रोटीन है और रुधिर घुलित कोलाइडी जो कण हैं वो नहीं छन पाते हैं। फिर केशिका गुच्छ से छना हुआ जो प्लाज्मा होता है, केशिका गुच्छ से छना हुआ प्लाज्मा, उसे ग्लोमेरुलस निस्यंदन कहा जाता है। इस ग्लोमेरुलस निस्यंदन का छनकर बोमन संपुट की गुहा में जाना, कहाँ पे जाना? बोमन संपुट की गुहा में जाना क्या कहलाता है? परानिषेधन या अल्ट्रा फिल्ट्रिफिकेशन कहलाता है। फिर बात करते हैं वर्णनात्मक पुनरावशोषण जो है वो वृक्क नलिकाओं से लाभदायक पदार्थों का पुनः रुधिर में पहुंचना वर्णनात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। उसके बाद में बात करें वर्णनात्मक पुनरावशोषण जो होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, सक्रिय रूप में एटीपी का ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और जल जो है वो रुधिर से परासरण द्वारा पहुंचता है। रुधिर के अंदर जल जो है वो परासरण के द्वारा पहुंचता है।
फिर हैंडल लूप के अंदर भी क्या होता है, पराशरण होता है। हैंडल लूप की जो अवरोही भुजा होती है, अवरोही भुजा जो होती है, वो अवरोही भुजा जो होती है वो यूरिया सोडियम और अन्य आयनों के लिए कम पारगम्य होती है, लेकिन जल के लिए क्या होती है, अधिक पारगम्य होती है। अवरोही भुजा जो होती है वो जल के लिए तो क्या होती है, अधिक पारगम्य होती है, लेकिन यूरिया है, सोडियम है, अन्य आयनों के लिए कम पारगम्य होती है। जबकि जो आरोही भुजा होती है, आरोही भुजा वो क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है, जबकि सोडियम और क्लोराइड के लिए ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, पारगम्य होती है। अवरोही भुजा के अंदर जो निस्यंद है वो अति पराशरी होता है। अवरोही भुजा में निस्यंद अति पराशरी होता है। आरोही भुजा के अंदर जो निस्यंद होता है वो सम पराशरी होता है। अवरोही भुजा के अंदर निस्यंद जो है वो अति पराशरी होता है, आरोही भुजा में निस्यंद जो है वो सम पराशरी प्रकार का होता है। दूरस्थ कुंडली नलिका के अंदर जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण, जल का अवशोषण। अन्य कुछ उत्सर्जी अंग भी होते हैं जिसमें त्वचा है, फेफड़े हैं और यकृत हैं। त्वचा, फेफड़े और यकृत, ये भी संबंधित कुछ रोग हैं, जिसमें पहला जो रोग है वो है यूरेमिया। यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यूरेमिया। गाउट, यूरिक अम्ल जो है वो जमा हो जाता है, रुधिर के अंदर यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। उसके बाद में बात करें गाउट के बाद में पथरी जो होती है, किडनी स्टोन जो है वो यूरिक अम्ल के क्रिस्टल और कैल्शियम ऑक्सलेट और फॉस्फेट के जो लवण हैं वो जमा हो जाते हैं। फिर ब्राइट रोग या नेफ्रेटिस, ग्लोमेरुलस के अंदर जीवाणु संक्रमण हो जाता है, तो ब्राइट रोग या नेफ्रेटिस भी बोलते हैं इसको। ग्लाइकोसूरिया का मतलब ग्लाइकोजन का उत्सर्जन होता है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। ग्लूकोज का उत्सर्जन होता है मूत्र के साथ, इसे डायबिटीज़ इंसिपिडस भी कहा जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस एडीएच हार्मोन के अल्प स्त्रावण से मूत्र जो है वो ज़्यादा मात्रा में त्याग होता है। एडीएच के अल्प स्त्रावण से डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं उसको। ग्लाइकोसूरिया को डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। और डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, मूत्र ज़्यादा मात्रा में बनता है एडीएच हार्मोन के अल्प स्त्रावण के कारण। कीटोनूरिया में क्या होता है, कीटोन बॉडी जमा हो जाती है मूत्र के अंदर। पीलिया के अंदर क्या होता है, पित्त वर्णक जो है मूत्र में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, पित्त वर्णक ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। एल्कोपेक्टोनूरिया भी इसी उत्सर्जन से संबंधित एक विकार है। थैंक यू।